इकोनॉमिक्स, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई सोसाइटी किसी भी संसदीय लोकतंत्र में बिना राजनीति के नहीं चलने वाली। नेहरू बड़े डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, मतलब ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर बहुत कम होगा इस देश में। तो नेहरू जी ने कहा, उनसे पूछा, उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा है वाजपेयी जी ने कि अरे नौजवान 57 में पहली बार वाजपेयी आए थे एमपी होकर के बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश से। नेहरू जी ने कहा कि अरे नौजवान तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो, तुम भी कुछ बोलो सदन में। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की जरूरत होती है, चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों की जरूरत होती है। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी के खिलाफ इतना नफरत जो फैलाई जा रही है कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा, कुछ मैं कह रहा हूं, क्या जायज है सर कि जो युवराज होते हैं लोग वो अल्टीमेटली महाराज बनते हैं लोग। तो सर आप दोनों का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने सुना है आपको, तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दौर देखा होगा और आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौर चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों बतौर प्रधानमंत्री कैसे हैं, आपके नज़रियों में कैसे, कि जब वो थे तब क्या था और आज है तो क्या है? वाजपेयीजम हम लोग कहते थे उसको, कि वाजपेयीजम है, वाजपेयीवाद है। और वो वैसा तो नेता, वैसा बहुत कम नेता हुआ जो खुल करके कहे। उन्होंने अभी आप एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि सारी सत्ताओं का चरित्र एक जैसा होता है। मैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत द्विवेदी जी का न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ रूम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। अजीत जी की गिनती देश के वैसे पत्रकारों में होती है जिनके पास सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि दृष्टि भी है, नज़रिया, व्यू पॉइंट जिसको कहते हैं। और किसी भी आदमी के पास व्यू पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि वो बुनता है। वो किसी भी सवाल तक पहुंचने के लिए या सवाल से चल करके किसी जवाब तक जाने के लिए कुछ चीज़ें टटोलता है और उनकी बिना पर आगे बढ़ता है। दो चीज़ें होती हैं, आपके पास अपना लंबा अनुभव और आपकी पढ़ाई लिखाई, और इन दोनों के साझे से आप अगर अपना व्यू पॉइंट तैयार करते हैं तो आपकी एक अलग जगह बनती है, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाते हैं। अजीत जी की पहचान एक लंबे अनुभव के साथ चलने वाले पत्रकार और पढ़े लिखे समझदार पत्रकार के तौर पर होती है। और आज की तारीख में सोशल मीडिया पर आपको बहुत लोग सुनते हैं, और सुनने का कारण ये है, जब कभी किसी आदमी को सुनते हैं और सुनने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ तो ऐसा कहा है या वो कुछ ऐसा कह रहा है जिसका कहा जाना आप ज़रूरी मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं यह बात वाजिब है। कोई भी नतीजा, निर्णय, नैरेटिव तैयार करने से पहले जो उसका प्रोसेस है वो सिर्फ तथ्यों पर चलता है, आंकड़ों पर चलता है, रेफरेंसेस पर चलता है, अनुभव जनित बातों पर चलता है, पढ़ाई लिखाई पर चलता है। और अजीत द्विवेदी जी इससे हो करके निकलते हैं, इसलिए आपको लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। तो आज से हमने न्यूज़ इंडिया के न्यूज़ रूम में अपने साथियों के साथ एक सिलसिला शुरू किया कि हमारे मेहमान आएंगे, वो अपना अनुभव साझा करेंगे। मीडिया, मेरा अनुभव, मेरी राय। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो उद्घाटन का सत्र है, उद्घाटन करने वाले हमारे मेहमान हैं वो अजीत जी हैं। तो अजीत जी, अब मैं न्यूज़ रूम आपके हवाले करता हूँ। धन्यवाद यशवंत जी, आपने इतनी अच्छी बातें कही आपने, और इस तरह की अनौपचारिक बातचीत में आपने जितने अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया, हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये मेरी एक सीमा है। कोई मुद्दा होता है, कोई इश्यूज होते हैं, उस पर एक बात कहना अपनी अलग बात है जो आपने कहा, लेकिन जैसा आपने आर्टिकुलेट किया इस तरह से ये नहीं हो पाता है हमसे। तो हमारी बातें थोड़ी बिखरी होंगी, इनमें तारतम्य था, हमारी बातें थोड़ी बिखरी हुई होंगी। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, हमको गर्व की बात भी कह सकते हैं कि हमको राणा यशवंत जी ने देखा, हमको बोलते सुना, और हम लोगों का कोई औपचारिक परिचय नहीं होते हुए भी उन्होंने हमको आमंत्रित किया, हमसे बात की उन्होंने। ये इतनी बड़ी बात है। आजकल के जितने संपादक हैं, जितने बड़े आप देखेंगे टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, अखबार चला रहे हैं, मैक्सिमम लोग इस मामले में इतने बौने हैं, कद उनका जितना बड़ा दिखाया जाता हो, वो सब अपनी कुंठाओं में, सब अपनी सीमाओं में कैद रहते हैं। और हम
हम लोग का भले औपचारिक परिचय नहीं था, लेकिन जब ये आज तक में थे राणा यशवंत, तब से मैं इनको फॉलो कर रहा था, इनके बारे में जान रहा था, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके काम करने की शैली क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी तब से थी इनको। फिर इंडिया न्यूज़ में जब गए, लंबा समय इन्होंने बिताया वहाँ, उस चैनल को एक दिशा देने का, एक ठोस आधार धरातल देने का काम इन्होंने किया था। तो हमको अच्छा लगा कि ये न्यूज़ इंडिया 24/7 को अब ये संभाल रहे हैं, चला रहे हैं और इतनी बड़ी न्यूज़ रूम को लीड कर रहे हैं। इतनी बड़ी न्यूज़ रूम को हमने डिजिटल की टीम भी देखी और ये न्यूज़ रूम भी देख रहे हैं। आगे और सिलसिला बनेगा ये आने जाने का और अपनी राय रखने का मुद्दों पर, तो और परिचय होगा और तमाम लोगों से जुड़ाव होगा हमारा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में कही। अब जहाँ तक अनुभव की बात है, आप यशवंत जी, मेरा अनुभव और आपका लगभग बराबर का ही है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक आध साल आगे पीछे होगा। वही हो सकता है। हमने 96 में जनसत्ता में ट्रेनिंग रिपोर्टर से शुरू किया, 97 मैंने शुरू किया। तो वो एक आध साल का बस उसका फ़र्क है। और उसके पहले हम दोनों लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक राजनीतिक और सामाजिक अनुभव कुछ लेकर के हम लोग आते हैं। हम भी वो लेकर के आए थे वहाँ से, राजनीतिक और सामाजिक अनुभव, अपना सक्रिय अनुभव लेकर के आए थे हम। उसके बाद हमने वो जनसत्ता से शुरू किया। तो आज तक 30 साल हो गए। इस 30 साल में न्यूज़ रूम का जो मेरा जो न्यूज़ रूम हम अभी देख रहे हैं, जितने सहज तरीके से आप आए और जिस तरह से सब आदमी यहाँ खड़ा है, इस तरह की न्यूज़ रूम का अनुभव था हमारा 96 में। हम लोग आए थे तो एक जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, राणा जी, वो उन सब का और था। एक ऐसी छवि लेकर के हम आए थे। कलकत्ता का जनसत्ता आता था मोतिहारी हमारे यहाँ, और हम लोग उसमें जिन लोगों को पढ़ते थे, वो तमाम लोग अगल बगल आपको आजू बाजू घूमते हुए दिखे तो आप सोचिए कैसा लगेगा। और किसी दिन ऐसे ही प्रभास जोशी आ जाएं और एक टेबल पर टेक लगा करके खड़े हो जाएं, ऐसे टेक लगा करके, और पूछें कि और पंडित क्या लिख रहे हो, तो सोचिए आपकी उस समय एक ट्रेनी रिपोर्टर की क्या, ट्रेनी जो सब एडिटर है उसकी क्या स्थिति होती होगी। और ये किसी के टेबल पर चले जाते थे, ऐसे कुर्सी खींच लिया और वहाँ बैठ करके वो लिखने लगे। उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ सुथरी। 2 लोगों की हैंडराइटिंग हम देखे हुए हैं। दैनिक भास्कर में हम जब एडिट पेज के इंचार्ज थे तो कमलेश्वर जी का कॉलम आता था। इतना साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग और कहीं कटिंग नहीं। ये प्रभास जोशी में भी था। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि कहीं वाक्य अगर वो उनके मन लायक नहीं बना तो काटते नहीं थे उसको, फिर दूसरा टर्न देते देते उसी वाक्य को कंटिन्यू करते थे, उसमें काटते नहीं थे। अच्छा, हाँ, तो आके टेबल पर बैठ गए, बगल में आप कॉपी पीटीआई की ट्रांसलेट कर रहे हैं और वहाँ अपना वो कॉलम लिख रहे हैं, कागज कार्य या कोई भी कॉलम जो प्रभास जोशी अपना लिख रहे हैं। तो उस तरह का न्यूज़ रूम की कल्पना हमारी हमेशा रही कि वो ऐसा न्यूज़ रूम होना चाहिए कि कोई हैंगओवर नहीं हो। राहुल देव जी संपादक थे, हम जिस समय गए उस समय वही संपादक थे। तो हम लोग का तो कोई वो नहीं, परिचय नहीं, ऊपर बैठते थे हम लोग का, नीचे बेसमेंट में वहाँ जनसत्ता में था। तो लेकिन वो तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं आपके साथ बैठ करके, तो और किसी को कोई ये नहीं कि ये आदमी जूनियर है, ये सब एडिटर है, ये ट्रेनी सब एडिटर है, तो इसके साथ दूसरा बर्ताव करना चाहिए, न्यूज़ एडिटर के साथ दूसरा होना चाहिए, ये नहीं। जो अभी आपने हमको कहा कि जो सबसे जूनियर आदमी है उसके लिए भी आप हमेशा उपलब्ध हैं, अगर तो ये हमारी कल्पना का न्यूज़ रूम है। हाँ, मैंने मोटे तौर पर ऐसे है जी काम किया है कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था न्यूज़ रूम के भीतर बना कर रखें। जो जूनियर मोस्ट स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है या आपका कलीग है, वो भी आपके दरवाजे पर नॉक करके अंदर आने का साहस रखता हो। बिल्कुल। और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं। संपादकों ने जो अपना एक बहुत बड़ा घेरा बना ले रखा है, हाँ। और जिस घेरे में जाने से पहले आदमी 1000 बार सोचता है, ठीक उसके बात पैर है। कांपते रहते हैं, तो उससे मैंने अपने आप को हमेशा दूर रखा, परे रखा। हाँ, नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारी कल्पना का न्यूज़ रूम, हमने कहा कि जो, और वो जब पहला न्यूज़ रूम जब आप देखते हैं उसकी छाप आप हमेशा रहती है आपके दिमाग पर। तो वो पहला न्यूज़ रूम जनसत्ता का था और तमाम आप नाम लीजिए सब लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग जो बाद में मंगलेश डबराल आपके इस तरह सामने बैठे हुए हैं, प्रियदर्शन सामने बैठे हुए हैं, अरुण त्रिपाठी सामने बैठे हुए हैं, सुरेश मिश्र हैं, बनवारी जी थे, उसमें राम बहादुर राय आ रहे हैं आपके कमरे में, और प्रभास जोशी आ रहे हैं। तो एक और एकदम जूनियर मोस्ट आदमी उस समय, तो वो उस लगा कि ऐसा ही न्यूज़ रूम होना चाहिए। अच्छा, कितना इनरिच होता है आदमी, कितना इनरिच होता है। हम उन तमाम लोगों के अनुभवों से अपने को समृद्ध किया हमने। जैसे इस न्यूज़ रूम के तमाम लोग आपके अनुभवों से और भी जो पुराने लोग आएंगे उनके अनुभव से अपने को समृद्ध करेंगे। तो ये एक अच्छा आदर्श न्यूज़ रूम की जो कल्पना होती है वो है। फिर दूसरी बात हम लोगों ने जो सीखी, जो हम चाहेंगे कि शेयर करना सब लोगों के साथ, वो ये था कि जनसत्ता का एक वो था जो आज तक हमारे दिमाग पर है कि आप जैसा बोलते हैं वैसा ही आपको लिखना है। तो जैसा बोलते हैं वैसा लिखने की आदत उसी समय से लग गई। तो बोलते तो हम लोग बड़े सहज शब्दों में हैं,
बोलने में तो हम लोग भारी भरकम और तत्सम शब्दावली नहीं यूज करते हैं, बहुत लच्छेदार बातें अगर नहीं करनी होती है तो वैसा ही लिखने लगे। तो वो एक फिर हमेशा वो एक आदत बन गई कि आप किसी भी जटिल से जटिल चीज़, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसको कितने सहज तरीके से कह सकते हैं, ये कहने की फिर आदत बनती चली गई, अपने आप बनती चली गई, चूँकि वैसे ही लिखना था। तो किसी जटिल विषय को भी कितने सहज तरीके से आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, इसकी एक ट्रेनिंग। तो ये हमेशा हर पत्रकार को हमारी बड़ी इच्छा रहती है कि वो लिखे। हम बहुत देखें कि लोगों की आदत पड़ जाती है कि वो कुछ घुमावदार बातें लिखें, लच्छेदार बातें लिखें, भारी भरकम शब्द लिखें, उनसे कुछ मैसेज कन्वे नहीं होता। हाँ, बहुत जटिल सब्जेक्ट है कोई, उसमें थोड़ी जटिलता आए, अलग चीज़ है। तो एक तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा, और फिर खबरों को देखने और विश्लेषण करने का एक तरीका जो हम लोगों ने सीखा बाद के समय में, लिखते हुए, कॉलम लिखते हुए, फ्रीलांस करते हुए, अनुवाद करते हुए, पढ़ते हुए, वो ये था कि हमेशा न्यूज के आसपास इर्द गिर्द देखना चाहिए। तब खाली न्यूज जिस रूप में है उस रूप में अगर आप देखेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पत्रकारिता आपके लिए नहीं है। हम लोग का ये मानना था कि आप अगर न्यूज कोई है खबर, आप उस खबर को ही देखते हैं तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते हैं। एक पता नहीं, अब काफ़ी लोग हो सकता है देखे भी हों, जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म है टुमारो नेवर डाइज। उसमें जो विलन है वो अखबार निकालता है, और टुमारो शायद उसके अखबार का नाम है, हम भूल गए, बहुत पहले हमने वो फिल्म देखी। उसमें वो कहता है कि 5W1H, हम सब लोगों ने पढ़ा है कि 5W1H का कॉन्सेप्ट होता है। उसने कहा कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब का कोई मतलब नहीं। तो हम एकदम इस बात को मानते हैं राणा जी कि इन सब बातों का सचमुच कोई मतलब नहीं। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो सब एजेंसी की खबरों में आ जाएगी। PTI और UNI, ANI सब इसीलिए काम कर रहे हैं कि ये आपको बताएंगे कि ये घटना यहाँ हुई, इस समय हुई, ये बात इन्होंने कही, वहाँ कही। आप सिर्फ एक ही W इम्पोर्टेंट है, वाई, बस। उसके अलावा किसी W और H का कोई मतलब नहीं। क्यों हुआ, अगर आप इसके पीछे जाते हैं, आप पत्रकार हैं, अगर आप उसको चेज करते हैं कि क्यों हुआ। कोई भी राजनीतिक घटना जो है, दूसरी बात, एक रूजवेल्ट की बात सब आदमी कोट करता है कि राजनीति में कोई चीज़ अनायास नहीं होता है, सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत डिसऑर्गेनाइज दिख रही है, अनप्लान्ड दिख रही है, तो आप ये मानिए कि उसको उसी तरह से प्लान किया गया है। तो ये दोनों बातें मिलती हैं। हम इसको दोनों को हमने बहुत सोच समझ के ये दोनों का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि तभी पता चलेगा कि क्यों हुआ। अगर आप मान के चलिए कि अरे ये अचानक गए थे, अचानक मोदी जी के मुंह से ये बात निकल गई, अचानक कोई बात नहीं निकलती है राजनीति। तो जब आप उसके इर्द गिर्द देखना शुरू करेंगे, कॉन्टेक्स्ट तलाशना खुद शुरू करेंगे, पहले ऐसा कब हुआ था ये तलाशना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्यों कहा और उससे क्या वो हासिल करना चाहते हैं, क्या मकसद है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी बात आप कोई भी खबर आए तो उस खबर पर की बारीकियों के अलावा उसके इर्द गिर्द देखना चाहिए। अगर आपको, इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप पढ़ें, नोट्स बनाएं। अब तो बहुत आसान हो गया है। हम लोग जब करते थे, आप भी जब कर रहे थे, शुरू किए थे, कितना कठिन होता था। अभी ईयर एंडर आ रहा है राणा जी। अजीत जी को मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ही बात किसी और के ज़रिए कहता हुआ सुन रहा हूँ। मैं बार बार यही कहता था कि अगर आपने क्यों के पीछे अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी तो आप खबर तक पहुँच जाते हैं। जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों के भीतर बहुत जाकर के टटोलने और तलाशने की कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे लिंकन ने कहा था कि अगर किसी आदमी का सही चरित्र जानना है तो उसको सत्ता दे करके देखो। वैसे रूजवेल्ट ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी जो है ना वो अनायास नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, पत्रकारों से जब मैं मिलता हूँ, मेरी ज़ाती तौर पर ये भी राय रही है कि उनकी ज़िंदगी इत्तेफाकन पत्रकारिता में आ गई। तो आपके साथ क्या हुआ? नहीं, वो आए उसके पहले आपने जो कहा ना कि आपकी बात हम कह रहे हैं, हाँ। ये अच्छी बात है कि हमको लग रहा था कि आप भी ऐसा सोचने वाले व्यक्ति हैं। हम एक छोटा सा किस्सा बनाया, जनसत्ता में थे, हम बता रहे हैं आपको। तो रोड के उस तरफ पार करिए, पैदल जाते थे हम लोग। अजय भवन में एक प्रोग्राम था CPI का, जो अजय भवन CPI का मतलब ऑफिस हेडक्वार्टर है, तो वहाँ नागार्जुन आए थे। उस समय तक तबीयत उनकी खराब होनी शुरू हो गई थी, बाबा नागार्जुन की। लेकिन जब वो सब कवि लोग ने कविताएं अपनी पढ़ ली तो फिर कहा गया कि आप बाबा, अब आप आइए, आप कुछ कहिए। तो उन्होंने कहा कि सब में मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये जो है, ये अब आपने कह दिया कि हम कह ही रहे हैं वही बात, तो इसका मतलब कि अच्छा है, अच्छी बात है। हम लोग एक वेवलेंथ पर हैं, एक लाइन पर हैं। कि हम जो हमने कहा ना कि हम एक अनुभव लेकर के आए थे।
वो राजनीति का अनुभव था। बड़ी सक्रिय राजनीति में रहे, सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी रहे, और वो अनुभव लेकर के हम आए थे। तो हमारे लिए ये जबरदस्त मतलब अनायास घुस जाने वाला फील्ड नहीं था, हमारा चुना हुआ फील्ड था। अच्छा। हाँ, हम 95 में आए थे और 96 हमने ज्वाइन कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि हम कोई दूसरा कोई एम लेकर के नहीं आए थे। हम जब पहली बार आप बहादुर राय से मिले तो चूंकि उनके साथ 74 के आंदोलन में रहे हुए बहुत से लोग थे बिहार के, उनमें से कई लोगों का रेफरेंस हमारा भी था, तो उन्होंने फिर हमसे पूछा क्या मिशन है। उनके यही वाक्य थे, अपना डब्बे में से भूंजा निकाला उन्होंने और क्या मिशन है, तो हमने कहा कि यही मिशन है। हालांकि उसके बाद मेरी उनसे कभी जनसत्ता में मुलाकात नहीं, बाद में 20 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन क्या मिशन है उनके सब थे। हमने कहा कि यही मिशन है, हमको पत्रकारिता करनी है। तो एक राजनीतिक अनुभव लेकर के हम आए थे, वहाँ के स्थानीय उसमें लिखना बोलना ये सब करके हम आए थे। तो ये हमने चुना हुआ था कि हमको साहित्य, या तो हम साहित्यकार हो जाए या फिर कवि हो जाए, कवि हो जाए या फिर पत्रकार हो जाए। तो फिर वो लगा कि वो थोड़ा कठिन काम है, उसमें जो है उसमें जैसी रचनात्मकता सृजनात्मकता चाहिए वो है नहीं। तो थोड़ा कमजोर साहित्यकार जो होता है वो पत्रकार होता है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा कमजोर साहित्यकार जो होता है वो पत्रकार बनता है, तो हम पत्रकार बने, चुन के बने पत्रकार। जनसत्ता में ड्रीम था कि हम जाएं, तो वहीं चले गए, वहाँ से शुरू किया और अनुभव इतना वेरिड होता चला गया। चूँकि ऐसे लोगों के हम संपर्क में आते गए राणा जी की, आप सोचिए हम अभी जो आपको बता रहे थे कि हिंदी में बिजनेस का प्रोग्राम बनाना, उस समय कोई बाद में तो बहुत अखबार शुरू हुए हिंदी में, कारोबार अखबार शुरू हुआ, राजेश सरपरिया जी हमारे, तो उससे बहुत पहले 96 में दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आता था कारोबार नामा। तो संयोग हमारा कि हमको उससे जुड़ने का मौका मिला कि हम उससे जुड़े। तो अब हिंदी में उस समय कोई शब्दावली नहीं होती थी कि आप बिजनेस की खबरें कैसे लिखेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे, तो वो सीखा फिर हम लोगों ने। फिर हम जहाँ गए जनसत्ता से, वहाँ कंप्यूटर की पत्रिका निकलती थी हिंदी में, पहली पत्रिका कंप्यूटर की हिंदी में, उसकी भी कोई शब्दावली नहीं थी। हम लोग को सारे शब्द गढ़ने थे कि हम लोग हिंदी में कैसे कंप्यूटर की पत्रिका निकालें। और 2000 में पहला डिजिटल का प्रयोग हुआ, जब ये .com का बबल था। उस समय तो आप लोग टेलीविज़न में चले गए थे और काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो .com का बबल जो आया था उस समय, जो बर्स्ट हो गया 2002 में, तो उस प्रयोग से हम जुड़ गए। एक 17 भाषा का मल्टीलिंगुअल पोर्टल netjal.com जिसका नाम था, वो हम लोगों ने शुरू किया। तो वो पहले शुरू किया हरिशंकर व्यास ने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उसको बाद में टेक ओवर कर लिया रिलायंस ग्रुप ने। वो रिलायंस ग्रुप का वेंचर था, तो उसके साथ रहे हम लोग। जब .com का बबल बर्स्ट हुआ 2002 में अक्टूबर में, तो वो भी बंद हो गया, बंद हुआ, लेकिन न्यू मीडिया को लेकर वो लोग मुंबई चले गए। तो उस समय डिजिटल का स्पेस, वेब पेज नहीं था हिंदी का, मतलब 200 वेब पेजेस नहीं थे हिंदी, आपको बता रहे हैं 200 वेब पेजेस हिंदी के नहीं थे। हिंदी में कोई सर्च इंजन नहीं था, कुछ सर्च नहीं कर सकते थे आप हिंदी में। और तब हम लोगों ने उसको मल्टीलिंगुअल पोर्टल शुरू किया, और उसका कैसे लिखें उस पर फिर उसमें धर्म कर्म का पोर्टल, खान पान का पोर्टल, ये सब बनाया हम लोगों ने। शादी विवाह, ये अलग अलग 2 पोर्टल हो गए, उस समय शादी विवाह का एक ही हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो ये सब बनाया हम लोगों ने, वो प्रयोग रहा। फिर उसके बाद अखबार में आ गए वापस। हमारा जो जनसत्ता वाला टाइम था, फिर दैनिक भास्कर में 5 साल अखबार, फिर टेलीविज़न। तो ये हमने सब अनुभव, मतलब .com का अनुभव उस समय लिया है जब ये इसका कोई मतलब नहीं था। वो पैदाइशी दौर में कंप्यूटर की मैगजीन हिंदी में निकालने का, हिंदी में बिजनेस का प्रोग्राम निकालने का, और ये सब करते करते फिर अपना जो असली प्रेम था कि राजनीतिक पत्रकारिता करनी है, तो वो करने लगे। बहुत लंबा समय है, और एक पत्रकार, खास करके वो लोग जो पिछली सदी और नई सदी के बीच के सेतु के तौर पर काम करते हैं आज भी, और वहाँ से पीछे से वो इस तरफ आए हैं। उन्होंने कंप्यूटर के आने और तकनीक के लगातार बढ़ते जाने के चलते जो चुनौतियाँ अपने सामने देखी और अपने आप को उसकी खातिर तैयार किया, उसके साथ तैयार किया। अजीत जी हम लोग उसी दौर के हैं, और ये समझिए कि जब हिंदी को लेकर के कोई साधन संसाधन नहीं था कंप्यूटर के लिहाज से, उस समय एक पत्रकार जो है वो खड़ा कर रहा है कि नहीं, हिंदी में भी हमको वेब पोर्टल खड़ा करना है। तो वो चुनौतियाँ रहती हैं, लंबा समय हो जाता है। बहुत सरकारें आपने देखी होंगी, पत्रकारों को बहुत देखा, संपादकों को बहुत देखा, अखबार देखे हैं, अब आप टीवी चैनलों को भी देख रहे हैं। अनुभव बतौर पत्रकार क्या अनुभव रहा, कैसे पत्रकारिता बदलती रही है? उसने अपना काम किया भी है, नहीं किया है, और अगर किया है तो कितना किया है, नहीं किया है तो किन कारणों से नहीं किया है? देखिए, अब वो तो एक, जब आप
हम लोग जब आए थे तो एक मिशन ही होता था, हम बताया, हमसे पहले ही पूछा गया था कि क्या मिशन है आपका। तो अब मिशन तो नहीं है, धीरे धीरे इसका इतना डाइवर्सिफाई हुआ। उस समय तो बड़ा छोटा सा एक क्षेत्र था ये, और ये कोई सोच करके ये इसकी न पढ़ाई करता था न इसमें जाना चाहता था कि ये करियर ऑप्शन है। बाद में जब एक करियर ऑप्शन के तौर पर ये विकसित हो गया, तो आप देखिएगा कि पत्र अभी भी आप इस न्यूज़ रूम में भी या कहीं भी अखबार में भी 75% 80% आदमी तो है जो न्यूज़ का आदमी नहीं है, जो न्यूज़ का काम नहीं कर रहा है कि नहीं है। मतलब आपको टेक्निकल सपोर्ट देने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपको आपका इतने डिपार्टमेंट्स हैं, आपको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का है, गेस्ट का है, सपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। मैक्सिमम ज़्यादातर स्टाफ वैसे ही करता है, न्यूज़ का काम नहीं करता है। जो थोड़े से लोग हैं न्यूज़ में, उनको हमेशा एक अच्छे संपादक की ज़रूरत होती है, जो उनको दिशा दे, जो उनको गाइड करे, उनको एक ज़रूरत होती है। फिर उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं अपने आप, जो आप दिशा बताइए, जैसे आपने कहा कि वाई तक पहुंचने की कोशिश करो, आप पत्रकार हो जाओगे। तो ये हम लोग फॉर्चुनेट रहे कि बहुत ही अच्छे लोग संपादक रहे हम लोगों के साथ। तो उन लोगों ने समझाया लिखने पर, जैसे हमने कहा ना कि प्रभाष जोशी ने वैसे ही लिखते थे, जैसा बोलना है पंडित वैसा ही लिखना है, तो अब आप उसी तरह से लिखिए। फिर ये कैसे हो गया, क्यों हुआ, ये सब आदमी आपसे अगर पूछे तो फिर आपकी भी जिज्ञासा रहती है कैसे करें। तो एक संपादक, अच्छे संपादक की ज़रूरत होती है जो गाइड करे नए लोगों को, क्योंकि उन नए लोगों में मैक्सिमम लोग करियर ऑप्शन के तौर पर इसको लेते हैं। तो जब करियर ऑप्शन के तौर पर आप पत्रकारिता को लीजिएगा या किसी भी पेशे को लीजिएगा, तो उस तरह का जज्बा, उस तरह का जुनून, उस तरह की वो चीज़ें नहीं रहती। मजबूरी में कोई आदमी 16 घंटे 12 घंटे 14 घंटे न्यूज़ रूम में रह जाए, और एक अपनी पसंद से कोई आदमी न्यूज़ रूम में रहे 12 घंटे 10 घंटे रहे, तो उस दोनों में फ़र्क आ जाएगा। आप देखिए कि आप किसी को रोक करके रखें। अजीत ये कह रहे हैं, मन मार के रहना हाँ, और मन से रहना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। और मन से रहने वाले आदमी का जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो मन मार के रहने वाले आदमी से कहीं उम्दा होता है, और उसके बहुत मायने होते हैं। अजीत जी, एक लंबा समय हो गया जब टीवी चैनलों को लेकर के एक विवाद चलता है कि ये तो बस वितंडा है, ये शोर है, हंगामा है, गाली गलौज है। मैं मानता हूँ कि सवाल जब भी किसी किया जाता है, इसका मतलब कि उसकी सार्थकता है, तभी है। अगर कोई आदमी इनसिग्निफिकेंट हो जाए तो उसे सवाल ही नहीं मिलता। कौन पूछता है? इसका मतलब कि मीडिया की सार्थकता है। न्यूज़ चैनल जो है, और न्यूज़ चैनल आपके लिहाज से जैसा होना चाहिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इस पर आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, बहुत बदल रहा है, बहुत ज़्यादा बदल गया टेलीविज़न। आप तो देख रहे हैं, आप तो सबसे शुरुआती दिनों से हैं, तो आप बेटर जानते हैं इसको। अखबार भी बदले हैं काफ़ी, लेकिन न्यूज़ चैनल्स तो ने तो कई दौर देखे भाई। एक दौर देखा जब शुरू हुआ, और जो आज तक का शुरुआती दौर था, जो एसपी सिंह का दौर था, जब खबर के लिए उन्होंने मतलब उसके मुहावरे बोले जाने लगे। हर व्यक्ति उसका मुहावरा बोलता था, जो एसपी सिंह बोलते थे वो मुहावरा बोला जाता था ना, मिलते हैं कल तक और देखते रहिए आज तक, इस मुहावरे बोले जाते थे ये। तो जब मुहावरे बोले जाने लगे तो समझ सकते हैं कितना पॉपुलर होता है। एक टाइम केबीसी के मुहावरे सारा हर आदमी बोलता था, वो पॉपुलरिटी का एक पैमाना होता है। फिर एक दौर आया, भूत प्रेत, बंदर भालू घोड़े, फिर एक राखी सावंत का दौर आया, ये सब चला, ये सब भी आपने देखा, ये सब उतार चढ़ाव के दौर थे। फिर जब राजनीतिक खबरों का दौर शुरू हुआ, डिबेट का दौर शुरू हुआ, तो वो मोटे तौर पर मुर्गा लड़ाई का दौर रहा आपस में, अभी तक चल रहा है। एक दौर बीच में था जब हम आए पहली बार टीवी में, तो ये था कि विजुअल्स है 40 सेकंड का, तो 1 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। विजुअल्स ले आइए, बाइट ले आइए, तभी खबर होगी। ये हमारे लिए बड़ा हैरान करने वाली बात थी कि खबर का उस विजुअल से क्या मतलब है। खबर तो खबर है, तो खबर आनी चाहिए, विजुअल हो या नहीं। हम इस मामले में इस बात को मानते रहे, और वो व्याकरण बदलने की ज़रूरत थी। एक लेवल पर हमने कोशिश की, जहाँ हम थे वहाँ, कि खबर आ गई है, हम स्टिल फोटोग्राफ्स पर चलाएंगे या पुराने विजुअल्स पर चलाएंगे, लेकिन खबर है हमारे पास। अब हम मान लीजिए हम सेंट्रल हॉल में बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के, यशवंत जी, तो उसका विजुअल्स हम कहाँ से ले आएंगे जो बगल में बैठा हुआ कोई नेता हमको कह रहा है? नहीं, हम लोग ऐसे सेंट्रल हॉल में तो आप गए ही होंगे, देखिए सब अब ऐसे बैठते थे, एक लाइन से स्कूल के बेंच की तरह बेंच लगी हुई है, और आप पीछे घूम करके बात कर रहे हैं, पीछे वाला उनसे पीछे घूम करके बात कर रहा है, और उसमें कोई आदमी कह रहा है, तो हम उसके विजुअल्स कहाँ से ले आएंगे? लेकिन वो तो प्रीसियस बातें हैं ना, वो बात आपको बाहर कभी नहीं मिल सकती। तो अब उस बात को हमको उसमें से कोई खबर निकालनी है, हम विजुअल्स के भरोसे थोड़े बैठे रहेंगे, तो हम तो स्टिल पर लगाएंगे, फोटो खबर चलाएंगे। तो ये एक दौर था जो बदला। बाद में लोगों ने, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से ग्राफिक्स पर खबरें चलने लगी।
ग्राफिक्स पर खबरें चलाई गई, विजुअल्स नहीं है, ग्राफिक्स पर खबरें नहीं। तो एक दौर था कि हनुमान जी के आंसू निकल गए, 1 घंटे का प्रोग्राम चला, आंसू निकला कि नहीं निकला, कोई एक विजुअल है छोटा सा जिसमें है कि वो निकल रहा है, ये कुत्ते और बंदर की दोस्ती पर चल रहे हैं घंटों प्रोग्राम। तो ये सब दौर से टेलीविज़न अब निकल चुका है। हमारा मानना है उस समय भी था, उस समय भी लोग देखते थे, लेकिन ये सारे दौर टेलीविज़न इस दौर को पार कर चुका है और एक सीरियस पत्रकारिता के उसमें है। देखिए आप धीरे धीरे तमाम चैनल्स पर न्यूज़ का कंटेंट कितना बढ़ता जा रहा है। तमाम चैनल्स अभी आपके सामने चल रहे होंगे, आप देखिए न्यूज़ का कंटेंट कितना है, न्यूज़ ही होते जा रहे हैं चैनल। ये अच्छी बात है, हमने इस हर दौर को बदलते हुए देखा है। अब हमारी एक इच्छा है कि न्यूज़ का जो सब सारे चैनल न्यूज़ दिखाएं, वो उस तरह की राजनीतिक पत्रकारिता हो जैसे एक दौर में होती थी। जिस तरह से राजनीतिक पत्रकार होते थे, लोगों को इनलाइटेंड करें आप, लोगों को एम्पावर करें आप, राजनीतिक खबरों से, सामाजिक खबरों से आप एम्पावर करें लोगों को। अभी एक हो सकता है इससे कनेक्ट नहीं हो, लेकिन अगस्त में आउटलुक में हरीश खरे का एक लेख छपा था, वो खोज के पढ़ना चाहिए सब आदमी को, अनमॉर्न्ड डेथ ऑफ पॉलिटिकल जर्नलिज्म। राजनीतिक पत्रकारिता की ऐसे मृत्यु जिसका कोई बिना शोक सभा के मृत्यु हो गई। हाँ, और उन्होंने शुरू किया था कि 21 जुलाई 2024 को रात में 9:30 बजे तक इस देश के किसी पत्रकार को ये पता नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देंगे। 21 जुलाई 2024 की रात को 9:30 बजे जब स्वयं जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा पोस्ट किया, तभी देश जाना। किसी राजनीतिक पत्रकार को इसकी खबर नहीं थी। बाद में तमाम खबरें आई, राणा जी, तमाम खबरें आई। ये खबर आई इंडियन एक्सप्रेस में कि उन्होंने 6 BMW के लिए लिखा, 3 BMW के लिए लिखा था कि गाड़ी पुरानी हो गई है, BMW चाहिए नई, और वो मना हो गया होम मिनिस्ट्री से, और उसके प्रतिरोध में उपराष्ट्रपति इनोवा गाड़ी से चलने लगे। अगर कोई भी आदमी फॉलो कर रहा होता उस बीट को, उपराष्ट्रपति बीट को या पार्लियामेंट बीट को सीरियसली, तो वो देखता ना कि BMW छोड़ करके उपराष्ट्रपति इनोवा गाड़ी से क्यों चल रहे हैं। फिर जब वो उसकी पड़ताल करता तो उसको पता चलता कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया हुआ था, इन्होंने एक अनुरोध किया हुआ था जिसको होम मिनिस्ट्री ने नहीं माना है। बाद में खबर आई कि ईरान गए या ईरान गए जब वो, तो वहाँ उनको वो प्रोटोकॉल जो वो चाहते थे उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिला, इससे वो नाराज थे। तो ये तमाम बातें बाद में हैं। तो आप सोचिए राजनीतिक पत्रकारिता किस तरह से समाप्त हुई है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है और लोग कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उसको कुछ ब्रीफ कर दिया जाए तो वो जाकर के खबर ब्रेक कर। जो खबर आपको ब्रीफ की जाए ना, वो खबर थोड़े है। आपको बिठा करके कोई आदमी बताए कि हम 12,000 करोड़ की एक योजना शुरू होने वाली, आप उसको कहिए कि ब्रेकिंग न्यूज है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये PR है सरकार। अजीत जी बहुत ज़रूरी बात कह रहे हैं पत्रकारों के लिए हिंदुस्तान में। जैसे आप बहुत तेज़ रोशनी में चल रहे हों और वो हट जाए तो आपको चीज़ें सामने से दिखती नहीं हैं, बहुत वक्त लगता है आपको चीज़ें धीरे धीरे देखने में। मोदी सरकार के भीतर जो पत्रकारों के लिए खबर हुआ करती थी, उसका इस तरीके से आप कहिए कि सेंट्रलाइजेशन हो गया, केंद्रीकरण हो गया है कि आप बाकी किसी भी ज़रिए से जो पहले हासिल कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब नहीं कर पाने की स्थिति में आपने दिमाग को अपना छोड़ दिया। पत्रकार जिस तरीके से सोचता था, जिन कारणों को ढूंढ करके और किस नतीजे पर पहुंचता था, दिमाग ने अच्छा यहाँ 2 ही लोग फैसला करते हैं और हमने अपने आप को वहाँ लाके खड़ा कर दिया है कि जो चीज़ दिख भी रही है उस पर हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं। यानी कि आपका कहना ये है कि उपराष्ट्रपति और इनोवा कार पर आ गए हैं मर्सिडीज छोड़ करके, तो हम इसलिए दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हमने इसके पहले अपना बंद कर दिया कि यार यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये चुनौती है, ये संकट है। इसको देखना चाहिए, उसी रूप में देखेंगे। जब आप देखना शुरू कर देंगे उस रूप में, तो फिर आपको खबरें निकलने लगे और कितनी भी छुपाई जाए खबरें, वो आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि फिर आप अपनी बुद्धि से भी तो समझेंगे कि ऐसे ये चेंज हुआ तो ये क्यों चेंज हुआ, ये बात कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है। तो ये एक चुनौती है राजनीतिक पत्रकारिता के रास्ते में। अब क्या है, हम आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर 3 लोग 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अब हम उसको मकर द्वार की पत्रकारिता कहते हैं। मकर द्वार की पत्रकारिता है कि आप जा करके मकर द्वार पर खड़े हो गए, ठीक है, MP निकल रहे हैं, MP जा रहे हैं, तो निकलेंगे तो आपसे भी बात कर ली, एक BJP के MP निकले, कांग्रेस के MP निकले, उन्होंने आपस में भी बात कर ली। अब ये आपके लिए खबर है कि कांग्रेस वाले MP ने BJP वाले MP को चिकोटी काटी, फिर उसने घूम करके कहा कि अरे फला जी आप, और दोनों ने हाथ मिला। अब ये कोई खबर थोड़े है, लेकिन इसको खबर की तरफ प्रस्तुत किया जाता है। ये मकर द्वार की पत्रकारिता हम इसको बोलते हैं। जैसे कई तरह की पत्रकारिता, जैसे एक टाइम कैलेंडर पत्रकारिता होती थी, आज भी काफ़ी लोग करते हैं, कैलेंडर लगा करके बैठे हुए हैं। ये है
इस पर आज लिखना है, ये कैलेंडर है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज महिला दिवस है, आज हिंदी दिवस है, इस पर आर्टिकल लिखना है। वो लिखा हुआ आर्टिकल, उसी में कुछ हम लोग भी किए हुए, हम अभी वही बता रहे थे आपको कि जब 97 में लिखने का होता था ईयर एंडर, तो इतना संकट होता था कि कहाँ से ईयर एंडर के लिए सामग्री लें। आप तो गूगल में डालिए, आपको सारी घटनाएं मिल जाती हैं। वही कह रहे थे कि कितना मुश्किल हो था उस समय का दौर। हम लोग अखबारों की कटिंग काट करके रखते थे, सब पिन से कटिंग करते थे, उसको लगा करके सब्जेक्ट वाइज फाइल फोल्डर बना करके रखते थे कि काम आएगा। अब तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। तो अब उसी तरह से राजनीतिक पत्रकारिता का मतलब ये हो गया है कि आप आते जाते कि राहुल गांधी ने रूडी को बधाई दी, राहुल गांधी किरण रिजिजू से मिल गए और दोनों में थोड़ी हंसी मजाक हुई, तो ये राजनीतिक खबर है। बस राजनीतिक खबर का मतलब ये कोई ये खबर नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी होगी उसमें। हम न्यूज़ का कंटेंट बढ़ गया है टेलीविज़न पर, लेकिन वो वही है जो सामने होता हुआ दिख रहा है। उसमें थोड़ा और कुछ करना होगा। या तो आप आसपास खोजिए, लोगों से बात करिए, खबरें तलाशने की कोशिश करिए, और तब राजनीतिक पत्रकारिता फिर जीवित होगी। और राजनीतिक पत्रकारिता जीवित होगी तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अजय जी जो कह रहे हैं, दरअसल जो चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं वो एक सूचना तो है, लेकिन हो सकता है कि उसके भीतर खबर बड़ी है, लेकिन हम खबर तक नहीं जाते हैं। हम दो लोगों के मेल जोल के बीच की तस्वीरें निकाल कर दिखा देते हैं। राहुल गांधी पलट करके अगर राजू प्रताप रूडी से पूछते हैं कि आपने नॉमिनेशन किया है क्या है ना, तो वहाँ खबर थी, लेकिन मेल जोल वाली खबर नहीं थी, खबर तो थी। मैं न्यूज़ रूम आप लोग हो, मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर अजीत से सवाल करना चाहें तो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है, ये सुनना तो आप ही को चाहिए। नहीं, काम करने दीजिए, सब लोग काम कर रहे हैं, सुन ही लिया होगा। और ये आप जब वीडियो बनाए आपने तो और भी चीज़ें बाद में ये लोग सुन लेंगे। जितना उसमें सीखना समझना होगा वो सीख समझ भी लेंगे लोग। हमारा ये, हम सिर्फ ये बार बार कहते हैं हर आदमी को, बाकी सारी चीज़ें हैं, कोई इकोनॉमिक्स, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई सोसाइटी, किसी भी संसदीय लोकतंत्र में बिना राजनीति के नहीं चलने वाली। एक तो राजनीति सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि राजनीति का राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्य की उत्पत्ति के पहले से राजनीति है। राज्य की उत्पत्ति से पहले राजनीति है, से राजनीति होती है। परिवार में भी राजनीति होती है, वहाँ तो कोई राज्य नहीं है। तो जब आप राजनीति समझने लगेंगे तो बाकी तमाम चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और एक ब्रेख्त की बात बता दें, बर्टोल्ट ब्रेख्त की, जिनका मानना था कि पॉलिटिकल इलिटरेट जो है वो वर्स्ट इलिटरेट है। इलिटरेसी कई तरह की होती है, लेकिन पॉलिटिकल इलिटरेट जो है वो वर्स्ट इलिटरेट है। तो राजनीतिक रूप से साक्षर बनाइए, लोगों को जागरूक बनाइए, लोगों को एम्पावर कर, उससे एम्पावर होगा आदमी। राजनीतिक जागरूकता से, राजनीतिक जानकारी से लोग एम्पावर होते हैं। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा नाम आशीष दीक्षित है। बताइए। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? और राहुल गांधी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है मीडिया के जरिए जो है, कि कहाँ तक जायज़ है? कोई विदेश जाता है, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है सर। अगर आप घर में बयान देंगे तो वो भी वायरल हो जाएगा विदेश में बयान देंगे वो भी वायरल होकर इंडिया चला आएगा। F3 फाइलें जो वायरल हो रही वो भी इंडिया में आ रही हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन वायरलिटी का जमाना है, तो विदेश में वही बयान दें या देश में वही बयान दें, जर्मनी जाए जहाँ जाए। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या राहुल गांधी के खिलाफ इतना नफरत जो फैलाई जा रही है कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा, कुछ मैं कह रहा हूँ, क्या जायज़ है सर? बड़ा ये राजनीतिक सवाल है। लेकिन क्या है कि एक हमारी एक थ्योरी है, आशीष नाम बताया ना, आशीष, कि जो युवराज होते हैं लोग वो अल्टीमेटली महाराज बनते हैं लोग। तो जो जितने युवराज हैं आप देखिए, जो जहाँ का युवराज है, भाई सब तमाम मुख्यमंत्रियों के बेटे जो युवराज लोग थे वो सब मुख्यमंत्री बन गए। हमने तो नहीं सोचा था कि हेमंत सोरेन भी बन जाएंगे। बाकी लोगों का तो हम जानते थे, मान लीजिए स्टालिन का बन ही गए और जगन मोहन बन ही गए, तमाम बहुत सारे लोग, उद्धव ठाकरे भी बन गए। तो युवराज लोग जनरली महाराज बनते हैं। अखिलेश यादव बन ही गए। हिंदी फिल्मों में आपने देखा है कि बाहुबली टाइप नहीं, और दूसरे और भी हिंदी फिल्में हैं कि राजकुमार युवराज जो है बचपन में बिछड़ गया, जंगल में पला बड़ा, 25 साल के बाद आया तो लोगों ने उसको कंधे पर उठा लिया, उसको फिर महाराज बनाया गया। तो युवराज लोग महाराज बनते हैं, इसलिए राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई वो संशय नहीं रखना चाहिए। वो भी बन सकते हैं, किसी दिन राजनीति कर रहे हैं तो वो बन सकते हैं। ये जो दूसरी बात है, ये राजनीति का पार्ट है। ये क्या है कि इसके पहले अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को इस तरह से लांछन लगा करके, चरित्र हनन करके उसको समाप्त करने की साजिश जो सत्ता में होते थे वो लोग नहीं करते थे। सत्ता के बीच और विपक्ष के सत्ता के बीच एक सद्भाव रहता था और बड़ा सहज माना जाता था सत्ता के हस्तांतरण को, कि चुनाव को बड़े सहज तरीके से लिया जाता था। सिर्फ चुनाव के समय चुनावी राजनीति होती थी। अब क्या है,
24/7 365 दिन राजनीति चलती है, सिर्फ चुनाव के समय राजनीति नहीं चलती है। और इसका कारण, इसकी वजह से पूरा समाज हम लोग का बड़ा राजनीतिक तौर पर विभाजित हो गया और वो विभाजन सामाजिक स्तर पर भी दिख रहा है। तो उसी का नतीजा है कि अपोजिशन का जो सबसे बड़ा नेता है उसको टारगेट करो। हमने कहा ना युवराज है, महाराज बनने की संभावना है, तो उस संभावना को ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाओ, उसको किसी तरह से नासमझ साबित करो, उसको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन साबित करो, उसको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन साबित करो। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, ये हमेशा चलती रहेंगी। इसके बीच में, इसके लिए वो राहुल गांधी किसी हमदर्दी के हकदार नहीं है। आपको पलटवार करके आपको इसी तरह का जवाब, इसी तरह से जवाब देना है आपको। वो भी अब देना शुरू किया, पहले तो वो बड़े डिफेंसिव थे कि ये क्या, ये पप्पू कहा जा रहा है, हम इसका कैसे जवाब देंगे। लेकिन जवाब देना शुरू किया लोगों ने, और एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें उधर से, अच्छा अब वो महाभारत वाला जमाना तो है नहीं कि रात में लड़ाई नहीं होगी, आप रथ से उतरे हुए हैं तो हथियार नहीं चलाया जाएगा, वो तो है नहीं। अब तो यहाँ रात में ही लड़ाइयाँ होती हैं, दिन में लड़ाई बंद रहती है, रात में बम्बार्डिंग होती है, दिन में लड़ाई बंद रहती है। तो अब वो कोई नियम नहीं है, लड़ाई का मैदान बदल गया है, नीतियाँ बदल गई हैं, नियम बदल गए हैं। अब तमाम सोशल मीडिया, अखबार, प्लेटफॉर्म, समाज लड़ाई का मैदान है, राजनीतिक लड़ाई का मैदान है। उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उस तरह से नहीं होने चाहिए, उतना विशियस नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उनको उसी रूप में जवाब देना होगा उसको। उसकी वजह से वो हमदर्दी के वो नहीं है। आप भी उसी तरह से अटैक करिए, आप भी निपटाइए, अपना करिए, अपने को इस्टेब्लिश करिए। वो अली सरदार जाफरी का एक शेर है कि आस्तीन खून से सना, प्यार भी जताते हो, क्या गजब करते हो, खंजर तो छुपाओ सा। अब नहीं छुपाने का जमाना है। अब दौर जो है खुल करके हमला करने का है, तो आपको अगर बचना है, आपको उस लड़ाई में रहना है, तो आपको भी वैसे हथियार अख्तियार करने पड़ेंगे। तो नैरेटिव वार है। और एक आपके मुकाबले में जो व्यवस्था है, जो पार्टी है, जो सरकार है, जिस तरीके से वो लगातार काम कर रही है, 24 घंटे 365 दिन वो संगठन चुस्त दुरुस्त है, और वो मुखिया के चुनाव से लेकर के प्रधानमंत्री के चुनाव तक वो पूरी ताकत से उतारते हैं। आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं चलती है तो नहीं चलती है। बिल्कुल। अगर आप हाशिए पे हैं तो उसके अपने कारण भी होते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अजीत जी ने अभी ब्रेख्त का जिक्र किया, तो मुझे लगा कि पत्रकारिता के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ब्रेख्त को जानें, आप सार्थ को जानें। आप अभी मनोहर श्याम जोशी का जिक्र आया, या विनोद जी अभी गुजरे हैं, विनोद कुमार शुक्ल। तो लिटरेचर, फिल्म, कल्चर, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें पत्रकार के दायरे में आती हैं। और मुझे लगता है कि पत्रकार जितना ज़्यादा पढ़ता है उतना वो संवेदनशील और सजग होता है। दोनों बातें ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप एक सवाल करोगी? हाँ, लो। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम सपना यादव है और ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है पत्रकारिता का, इसलिए आप जैसे लोगों को देख के क्वेश्चन आने लगते हैं मन में। तो सर, आप दोनों का इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, जितना मैंने सुना है आपको, तो आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दौर देखा होगा और आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का दौर चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दोनों बतौर प्रधानमंत्री कैसे हैं, आपके नज़रियों में कैसे, कि जब वो थे तब क्या था और आज है तो क्या है? क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। देखिए, हमको जो है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, आज ही जयंती है उनकी, और देश मना रहा है उनकी जयंती जो है, अटल बिहारी वाजपेयी 101वीं जयंती मना रहा है देश। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का जो हम लोग एक टर्म हम यूज करते हैं हमेशा, वाजपेयीज़म हम लोग कहते थे उसको, कि वाजपेयीज़म है, वाजपेयीवाद है। और वो वैसा तो नेता, वैसा बहुत कम नेता हुआ जो खुल करके कहे। उन्होंने, अभी आप एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि सारी सत्ताओं का चरित्र एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो कहते थे। वो नेहरू को एडमायर करते थे और नेहरू से उनकी लड़ाइयाँ होती थी। दोनों बातें वो साथ साथ कहते थे कि नेहरू से कितनी लड़ाइयाँ उनकी होती थी, और वो नेहरू को कैसे एडमायर करते थे। उन्होंने ये किस्सा सदन में सुनाया हुआ है कि जब वो विदेश मंत्री हुए तो चुपचाप किसी ने सीढ़ियों पर से उनकी नेहरू की तस्वीर हटा दी थी, और इन्होंने पूछा तो वो तस्वीर लग भी गई। तो वो एडमायर इस नाते करते थे कि उनकी संसद में 3 दशक किताब है नेहरू, जो अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा हुआ है। नेहरू बड़े डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, मतलब ऐसा डेमोक्रेटिक लीडर बहुत कम हुआ इस देश में। तो नेहरू जी ने कहा, उनसे पूछा, उन्होंने अपनी उस किताब में लिखा है वाजपेयी जी ने, कि अरे नौजवान, 57 में पहली बार वाजपेयी आए थे MP होकर के बलरामपुर से, उत्तर प्रदेश के। मथुरा और लखनऊ भी लड़े थे, दोनों जगह से हार गए थे, बलरामपुर से जीते थे। उन्होंने कहा कि, नेहरू जी ने कहा कि अरे नौजवान, तुम क्यों नहीं कुछ बोलते हो, तुम भी कुछ बोलो सदन में। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की ज़रूरत होती है, चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों की ज़रूरत होती है। ये
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने नेहरू को ये कहा था, और नेहरू उसके बाद महीनों बरसों इस बात को दोहराते थे हल्ला करने वाले सांसदों को कि आप तुम सीखो। उस नौजवान ने क्या कहा था कि चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों की जरूरत होती है, तुम लोगों के पास सिर्फ वाणी है, विवेक नहीं है। तो ये वाणी और विवेक का जो संयम था अटल बिहारी वाजपेयी का, वो अद्भुत था। कब बोलना है, क्या बोलना है, वो भी कोई बात, जैसे हमने कहा ना कि कोई अनायास नहीं होता, वो कोई भी बात अनायास नहीं करते थे। नेहरू की तारीफ कर रहे हैं तो ये नहीं कि ऐसे ही कर दे रहे हैं, अनायास कर रहे हैं, वो बताना चाहते थे, वो एक मैसेज देना चाहते थे नेहरू की पॉलिटिक्स का कि उसमें क्या पसंद करते हैं वो। और अटल बिहारी वाजपेयी की हम लोग जब 2001 में पार्लियामेंट में हमला हुआ, हम लोग वहीं थे, और बाद में जब सोनिया गांधी ने, उस समय नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने पहला फ़ोन अटल बिहारी वाजपेयी को किया और उनसे पूछा कि आप ठीक है ना, आप बिल्कुल स्वस्थ है ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। और अटल बिहारी वाजपेयी कई वर्षों तक इस बात को सदन में कहते रहे कि ये हमारा लोकतंत्र है। जब सदन में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो नेता प्रतिपक्ष ने, जो हमारी धूर विरोधी हैं, उन्होंने सबसे पहले हमको फ़ोन किया हमारा हालचाल जानने के लिए। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी जो उन्होंने बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए। देखिए आज इतना बड़ा बहुमत नहीं था जितना बड़ा नरेंद्र मोदी को बहुमत है, 284 और 303 सीट का। ये प्रिविलेज उनको नहीं रहा। 181 सीट की पार्टी थी उनकी, और इसके बावजूद मेरा मानना है, और पूरी ईमानदारी से मानना है, उतना पॉपुलर लीडर इस देश में, जो मैंडेट 181 सीट पर वो रखते थे वैसा कोई नहीं रखता है। आज के तारीख में अगर बीजेपी को 181 सीटों पर अगर सरकार चलानी पड़े तो कितने कॉम्प्रोमाइज़ करने होंगे, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सबके बीच में रास्ता बनाते हुए अपनी पार्टी के भीतर की तमाम, अभी आप लोग को जरूर पढ़नी चाहिए, उनकी किताब आई है अशोक टंडन की। अशोक टंडन उनके मीडिया एडवाइजर थे अटल बिहारी वाजपेयी के, हमारे बहुत अच्छी हमारा, हम दोस्त तो नहीं कहेंगे, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक श्रद्धेय आदरणीय दोस्त की तरह ही हैं वो। किस्से बहुत बताते भी थे। उन्होंने उसमें कितने किस्से लिखे, अपनी पार्टी के अंदर कितना झेलना पड़ा अटल बिहारी वाजपेयी को। उनको ऑप्शन दिया, उनको पार्टी की तरफ से कहा गया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए। जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया तो ये ऑप्शन दिया गया था कि आप राष्ट्रपति हो जाइए और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो जो सैद्धांतिक लाइन थी अटल बिहारी वाजपेयी की, वो आज के लिए है, हमेशा के लिए है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खराब मिसाल होगी कि मैं सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हूँ और उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष बन जाऊँ मैं जाकर। इससे एक बड़ी गलत मिसाल बनेगी कि मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया कि मैं खुद प्रधानमंत्री था और उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति बन गया। ये बड़ी गलत मिसाल बनेगी। छोड़ देंगे, मतलब छोड़ देंगे, ये अलग, अगर चाहता है लोग कि हम छोड़ दें प्रधानमंत्री का पद तो हम छोड़ देंगे, ये वे आउट मत दीजिए कि हम राष्ट्रपति हो जाए। तो ये एक जो राजनीति का एक शुचिता का जो एक उच्च मानदंड था, वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। विपक्ष को कैसे साथ लेकर के चलना है, ये अनेक कहानियां हैं। वो अटल बिहारी, उनको किस तरह से मदद की थी राजीव गांधी ने, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरह से मदद की उनके बेटे को, ये सब लोग जानते हैं कहानियाँ। तो उस तरह से लोकतंत्र चलता था। विपक्ष को साथ लेकर के चलना है, एक सहिष्णुता होनी चाहिए है, सुनने की, असहमति की आवाज़ों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए है, मीडिया के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए है, क्या ह्यूमर और क्या विट जो है। आप राणा जी, आप इतने वर्षों से जानते हैं, ममता बनर्जी का मामला चल रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम लोगों ने पार्लियामेंट में, अटल जी प्रधानमंत्री थे, निकल के चले आ रहे थे, हम लोगों ने पूछा, हम लोग सब घेर लिया लोगों ने, तो उन्होंने कहा, किसी पत्रकार ने पूछा कि अटल जी ममता बनर्जी का मामला लटका हुआ है। तो थोड़ी देर चुप रहे और उन्होंने ऊपर पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ लटका हुआ है, हमको तो कहीं लटका हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो ये ह्यूमर था, जो विट थी उनके अंदर में, जो हैंडल करने का, किसी से नाराज़ नहीं होना, जो कुछ भी कह रहा है पत्रकार, कुछ भी सवाल पूछिए आप उनसे, तो ये एक चीज़ थी जो आज आप लोग नहीं देखेंगे। आप जब से देख रही हैं समझदारी के साथ, ये चीज़ें नहीं दिखेंगी। ये हम लोग भी लैग करते हैं, पार्लियामेंट जाते हुए 20-25 साल हो गए, हम लोग भी लैग करते हैं इस बात। वो हम लोग मानते हैं कि अब हमने भी नेहरू जी का ज़माना नहीं देखा, लेकिन हम ये मानते हैं कि उस तरह का डेमोक्रेटिक माहौल एक था उस समय, जो स्पेस अब थोड़ा कम हो गया है। राजनीति में भी, सरकार के गवर्नेंस में भी, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी, सब जगह कम हो गया। लोकतंत्र का महत्व, उसका मान, उसकी मर्यादा, इन तीनों को देश ही सींचता है, व्यवस्था सींचती है। जैसे जैसे आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, वो छींचती चली जाती है और धीरे धीरे हालात जो होते हैं वो कुछ दूसरे हो जाते हैं। और फिर होता है कि आपका लोकतंत्र जो है ना सवालों में है। तो नेहरू से लेकर के वाजपेयी जी और आज की तारीख में भारत का लोकतंत्र जैसे बड़ा है, उस पर चर्चा कभी भी की जा सकती है। अजीत जी, आप आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि एटलीस्ट एक जो सिलसिला मैंने आज से शुरू किया है
और आप इतना खुल करके बात कर पाए, अपना अनुभव साझा कर पाए, तो मेरे न्यूज़ रूम को और मेरी टीम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं हम जो यह हमारा यकीन से अनुभव कह है, सकता हूँ। हमारा अनुभव है, हम वो शेयर करते रहेंगे। और ये ये इसको हमने अपना बना रखी है खूबी अपनी, कि हम बात सारी खुल के ही कहते हैं। हाँ, मतलब गोल मोल बात करने की आदत नहीं है, कि वो चूंकि पत्रकार को ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना हाँ। चाहिए भाई। किसी का अपमान नहीं करना है, किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहनी है, मतलब। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण करते हुए क्या छिपाना है, फिर क्या आप कहेंगे लोगों को? लोग थोड़े हमारे सूत्र को डिकोड करने के लिए हम कोई सांख्य दर्शन समझा रहे हैं, लोगों को वैशेषिक समझा रहे हैं, वो थोड़े लिख रहे हैं हम दर्शन शास्त्र की सूत्र पढ़ेगा आदमी समझेगा। हम तो खुद हम बताएंगे, जो हमने समझा है वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।